प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी के आगे की कहानी को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि रामस्वरूप और उसकी पत्नी प्रेमा और उसका एक नौकर जो रतन है वह तीनों मिल करके बहुत सी तैयारियां कर रहा है। उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए वे विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि उमा पढ़ी लिखी है, परंतु उसके पिता चाहते हैं कि लड़के वालों के सामने यह बात जाहिर ना हो। यानी कि उन्होंने लड़के वाले को यह बताया है कि उमा बहुत ही कम पढ़ी लिखी है, अर्थात वह बस मैट्रिक पास ही है। इससे हमें भारतीय समाज की एक कुरीति का पता चलता है, एक दोषपूर्ण व्यवस्था का पता चलता है कि किस प्रकार स्त्री शिक्षा को गृह कलेश का कारण समझा जाता है। बहुत सी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि लोग अपने घर की स्त्रियों के लिए स्त्री चिकित्सक ही चाहते हैं, यानी कि वे उनका इलाज एक लेडी डॉक्टर के पास करवाना चाहते हैं, परंतु अपने घर की स्त्रियों को वे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार जो स्त्री शिक्षा को दोषपूर्ण समझते हैं, उसे गृह क्लेश का कारण समझते हैं, उन्हीं पर व्यंग्य करने के लिए माथुर जी ने इस एकांकी की रचना की है और हमारे समाज को वास्तविकता से परिचित कराया है। तो चलिए हम उसके आगे की एकांकी को पढ़ते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, रामस्वरूप ने कहा। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तागे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल। शंकर हाँ हाँ कहते हुए, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताए, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हुए गोपाल प्रसाद की बातें सुनते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तारीख बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिजनेस समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। रामस्वरूप, हाँ तकल्लुफ किस बात का,
यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। फिर हंसते हुए, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुझक कर, क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, ही कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं, यानी कि रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को प्याला देते हैं। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, हूँ, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? वे गोपाल प्रसाद से पूछते हैं कि सरकार को किस प्रकार का एक टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं। ये कहने के पश्चात ही करके रामस्वरूप हंसने लगे। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है
जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। राम स्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। इस प्रकार उमा पान की तश्तरी लिए हुए लड़के वालों के पास आ जाती है और इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।